हम देखते हैं वैदिक पीरियड। ये हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाला नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं और यह पीरियड ग्रामीण होता है, रूरल होता है। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करते थे। अब सोचो, अर्बन से दोबारा से हम गांव में आए हैं। वैदिक पीरियड ग्रामीण एक सभ्यता रही है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 1500 तक या 1750 के बीच, 1750 के आसपास के टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था और 1500 से 500 के बीच में या 600 के आसपास ये एक इतिहास में जो टाइम लाइन है वो थोड़े इसमें विवाद रहे हैं। तो एक मोटा मोटे आंकड़े को दिमाग में रखनी है। 1500 से 500 बीसी के बीच में ये वैदिक पीरियड रहा है। वैदिक पीरियड वह पीरियड है जहाँ पर वेदों का विकास होता है और धर्म वगैरह, जातियाँ वगैरह और सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और इनको फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऋग्वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी के बीच में माना जाता है। वहीं लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड जो 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में माना जाता है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, जो वैदिक पीरियड का सबसे प्रारंभिक पीरियड होता है और इस पीरियड में सबसे बड़ी बात आती है आर्यन को लेकर के, क्योंकि पूरा का पूरा वैदिक पीरियड में जो डोमिनेंस रहता है वो आर्यन का रहता है। आर्य ही राजा होते हैं, राजन होते हैं और वही पूरे सोसाइटी पर डोमिनेट करते हैं, रूल करते हैं। तो जो आर्य है उस आर्य के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। जैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ वो प्योर इंडियन थे, लेकिन ज़्यादातर मतें हैं कि ये आर्य लोग इंडियन नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गई तो बाहर से आर्य आए और एक नई सभ्यता का जन्म दिया। और इसका ओरिजिनल होम की बात करें तो ऐसा माना जाता है, ज़्यादातर लोगों का यही मान्यता है कि ये सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे। और ये इसमें स्पेशली मैक्स मुलर का ये विचार है, लेकिन अ, अ, हमारे एक महान नेता हैं बाल गंगाधर तिलक जी, उसका मानना था कि आर्कटिक रीजन से ये आर्य भारत में आए, बस गए और फिर भारत का ही बनकर रह गए। और इंडिया के बारे में ऐसा कहा गया कि जो इंडिया थे जहाँ पर ये आर्य लोग आए, एक्चुअल में सिंधु नदी के किनारे में आर्य लोग पधारे थे। सप्त सिंधु, जो सप्त सांधव या लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं, उस वही क्षेत्र इंडिया कहलाया, आर्यवर्त कहलाया। तो सप्त सिंधव मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स का इस्टेब्लिशमेंट आर्यों ने किया। तो 7 रिवर कौन कौन से थे तो याद रखना है। पहला तो इंडस खुद सिंधु नदी, और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी है वो उसकी सहायक नदियाँ 6 और एक सरस्वती। तो ये टोटल 7 नदियाँ थी, जिसको सप्त सांधव या सप्त सिंधु या 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है। तो 7 नदियों के नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला सिंधु, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और एक सरस्वती। ये 7 नदी थे जिसे सप्त सांधव या 7 रिवर्स कहा जाता है। इसी के अराउंड आर्य भी थे और इसी के अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये वह पीरियड था जहाँ पर इस ऋग्वैदिक टाइम में
4 वेदा इवॉल्व हुए और सबसे ओल्डेस्ट और पहला वेद जो है ऋग्वेदिक काल, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड ऋग्वेदिक पीरियड। और इसके अलावा यजुर्वेद और सामवेद और सबसे आखिरी में अथर्ववेद को भी वेद का दर्जा लास्ट में मिला। तो अभी देखा जाए तो 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है और इसके अंदर 1028 हिंस है और 10 मंडल देखने को मिलता है। ऋग सभी वेदों की अपनी कुछ खास बातें, अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजों के लिए उसका वर्णन है। जैसे ऋग्वेद में लिरिक्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा, वहीं यजुर्वेद में कुछ सेक्रिफिशियल मतलब चीजें वहां देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ जैसे उसमें बलि वगैरह देने की जो कुछ इस तरह की जो बातें थी, वहाँ पर प्रेयर्स होते थे, सेक्रिफाइशियल प्रेयर्स, तो ये सारी चीजें इस वेद में लिखे हुए हैं। साम वेद एक कीर्तन का, चैंट का बुक है ना, जिसमें म्यूजिक वगैरह का मतलब वर्णन किया गया है। वहीं अथर्ववेद मैजिकल फार्मूला के बारे में बातें लिखी गई है। इसके अलावा उसमें जो रोग वगैरह है या बुराइयां है उनको हटाने के लिए जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, ये सब चीजें भी इसी के अंदर थी। और हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद भी इसी दौरान इसी ऋग्वैदिक पीरियड का देन है। एक्चुअल में उपनिषद क्या है, तो ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। इसमें फिलोसफिकल बातें लिखी हुई है और इसको जनरली वेदांता भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि 108 उपनिषद हैं। और कुछ और फैक्ट याद रख लेने हैं कि 6 वेदांग हैं और 2 महाकाव्य हैं, 2 एपिक्स है। पहला रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और ये पूरे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एपिक माना जाता है। वहीं दूसरा हमारा देखने को मिलता है वो है महाभारत, जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं और ये लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। 18 पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पुराण के रूप में देखने को मिलता है। कुछ और फैक्ट याद रखने हैं तो उपवेद भी 1 सेकेंड, उपवेद भी वहां देखने को मिलते हैं। उपवेद एक्चुअल में वेदा का सहायक है, एक्सिलरी वेदा है। जैसे हम बात करें कि ऋग्वेद से एसोसिएटेड देखने को मिलेगा आयुर्वेद। फिर से देखते हैं इसको। ऋग्वेद ऋग्वेद से एसोसिएटेड है, जो उपवेद है उसको बोलते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद ऐसा है जो मेडिसिन के बारे में मतलब डिस्कशन है उस उपवेद में, और हर एक वेद के साथ एक उपवेद एसोसिएटेड होता ही है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि ऋग्वेद के साथ एसोसिएटेड है आयुर्वेद, मतलब मेडिसिन वाले। उसी तरह साम वेद के साथ जो सहायक वेदा है मतलब उपवेदा है, उसको उसको कहा जाता है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का मतलब है
जो म्यूजिक से रिलेटेड वेदा होते हैं। उसी तरह से यजुर्वेद के साथ एसोसिएटेड उपवेद हैं, उसको कहा जाता है धनुर्वेद, मतलब धनुष सीखने और उनकी जो कला है उनसे संबंधित बातें उस वेदा में लिखी गई है। उसी तरीके से जो हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद में अथर्ववेद से जो कनेक्टेड या एसोसिएटेड उपवेदा उपवेदा है उसका नाम कुछ इस तरह से है, जैसे शिल्प वेद और अर्थवेद। शिल्प वेद या अर्थवेद अर्थात इस तरह से कह सकते हो कि साइंस एक तरह से साइंस और यहाँ पर वेल्थ के बारे में, धन के बारे में ये डिस्कशन इसमें किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंडियन फिलॉसफी के स्कूल सिक्स स्कूल है, सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो ये हमें जाननी है, याद भी रखनी है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम कम से कम उसके दर्शन, उसके फाउंडर के नाम याद रखने हैं। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट दर्शन आता है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज सांख्य दर्शन विच इज एस्टेब्लिश्ड और फाउंडेड बाय कपिला। तो कपिल जी के जरिए इसको फाउंड किया गया, इसकी स्थापना की गई। और दूसरा जो दूसरा दर्शन या दूसरा फिलॉसफिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफिकल ऑफ सॉरी स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वो है योग दर्शन, और जिसके फाउंडर पतंजलि हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के फाउंडर अक्षपद गौतम हैं। फिर फोर्थ में आते हैं वैशेषिक या वैशेषिका, और वैशेषिका का कनद मुनि हैं जो इनके फाउंडर हैं। मीमांसा या मीमांसक हो या फिर पूर्व मीमांसा, उसके फाउंडर है जैमिनी। और वेदांता या उत्तर मीमांसा, उसके फाउंडर है बद्रायन। तो इस तरह से हमें सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी को याद रखना है, और सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी को हम सद दर्शन भी कहते हैं। वन बाय फिर से एक बार याद रख लेने, पहले दर्शन है सांख्य, दूसरा योगा, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा, छठवा वेदांत। तो इस तरह से सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में हमने देख लिया। और ये काफी इम्पोर्टेंट है कि जो रिवर्स के नेम थे ऋग्वैदिक टाइम में, रिवर के नेम कुछ और थे, और आज मॉडर्न टाइम में उस रिवर का हम कुछ और नाम जानते हैं। जैसे ऋग्वैदिक टाइम में सिंधु रिवर हुआ करते थे, हिंदू को हम आज के टाइम में इंडस कहते हैं। आज का जो झेलम रिवर है वो ऋग्वैदिक टाइम में उसी को वितस्ता कहते थे, चेनाब को अस्किनी, ब्यास को विपास, रवि को पुरुषनी, सतलज को चतुद्री, और सरस्वती, गोमती, गोमल। तो कम से कम ये कुछ पॉइंट हमें कम से कम याद रखनी है, जैसे आज का इंडस सिंधु, झेलम वितास्ता, चेनाब को अस्किनी, व्यास को विपाशा, रवि को पुरुषनी, सतलज को शतुद्री। कुछ इस तरह से नाम हमें याद रखने हैं।
और इस ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेद थे, इस टाइम में जो वेदास थे, वेदास में मोस्ट मेंशन रिवर्स के रूप में सिंधु ही था। सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया था सिंधु को, और सबसे ज्यादा पायस रिवर के रूप में सरस्वती रिवर को माना जाता था। और गंगा का जो मेंशन गंगा का जो चर्चा एक बार किया गया है, तो गंगा इज मेंशन्ड ओनली वंस। यमुना इज मेंशन्ड 3 times इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कितनी बार मेंशन किए गए थे। फिर इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट इवेंट आता है जिसको याद रखना है, 10 राजना वार, 10 राजन युद्ध। तो 10 राजन युद्ध एक्चुअली में 10 राजा और सुदास के बीच में हुआ था। और जो 10 राजन युद्ध थे, जिसको द बैटल ऑफ 10 किंग कहते हैं, उसमें 10 राजा एक साथ थे और 10 राजा अलग अलग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। वो जैसे कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे यदूज वगैरह, पुरु वगैरह, है ना, तुर्वासार, अनुज, द्रुह्युंस, इस तरह के कुछ 10 राजा हुआ करते थे। और उसका एक साइड सुदास थे। सुदास भारत के किंग थे, त्रिशूस फैमिली से बिलोंग करते थे। और भारता किंग इन दोनों के बीच में होता है। और ये जो बैटल होती है, ये बैटल रावी नदी के किनारे होती है, लेकिन उस समय रावी को हम पुरुषनी रवि नदी कहा करते थे। और अंततः इसमें जो विजय होती है सुदास की होती है। मतलब 10 राजाओं पर भारी अकेले सुदास पड़ता है, भारत के किंग, भारत के राजा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं वन बाय वन। जैसे पॉलिटी की बात करें तो when we talk about polity or regarding the form of government, it was of patriarchal nature। तो पैट्रियार्कल नेचर हुआ करते थे, पैतृसत्तात्मक गवर्नमेंट हुआ करते थे। मतलब राजा का बेटा ही अगला उत्तराधिकारी होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। साथ में कुछ हम बात करें कि यूनिट की, मतलब कुछ जो एरिया वगैरह थे वो बटे हुए थे, और बांटने के बाद उसका कुछ हेड बनाया जाता था। जैसे फैमिली के रूप में एक यूनिट था कुल, और कुल का हेड कुलपा हुआ करते थे। जैसे जो विलेज है वहां पर एक यूनिट हुआ करता था ग्राम नाम का यूनिट, और ग्राम के जो हेड हुआ करते थे उसको बोलते हैं ग्रामीणी। उसी तरह विश के हेड विस्पति, जन के हेड गोपा या गोपति, गोपा या गोपति। राष्ट्र का हेड हुआ करते थे राजन। और इस टाइम में समिति अर्थात असेंबली, जो हॉल आज के टाइम में असेंबली हॉल है, असेंबली है, उसी तरह के एक समिति नाम की संस्था हुआ करती थी। और इस संस्था का मेजर पर्पस में से एक था कि जो राजा है उसका इलेक्शन इसी समिति के जरिए हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पीरियड में सोसाइटी 4 वर्णा में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो 4 वर्णा था, इतनी सुंदर बात है कि ये वर्णा कर्मा के अनुसार था, ना कि जन्म के अनुसार से था। मतलब ये
कि जो जिस तरह का कर्म करेगा उसी तरह का उसका वर्ण होगा। मतलब जो ब्राह्मण है तो उसके बेटे क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कामों में अपनी रुचि दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके उसके वर्णास डिसाइड होंगे कि वो किस वर्ण में जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। एक्चुअली में ये सारे काम को लेकर के किया गया एक डिवीजन है। मतलब ब्राह्मण वो होते थे जो एलिट क्लास होते थे, जो जिसका काम राजा को सलाह देना, और पुरोहित था पढ़े लिखे वर्ग के थे। क्षत्रिय था जो रूलर्स वाले थे, जो रूल करते थे। और वैश्य मर्चेंट को, व्यापारी को कह सकते हो। और जो सेवक थे, लेबर वगैरह थे, वर्कर वगैरह से, वो शूद्र की कैटेगरी में आते थे। मतलब हाईएस्ट क्लास ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इस तरह का ऑर्डर हुआ करता था। इस दौरान कोई चाइल्ड मैरिज, शिशु या शिशु विवाह नहीं हुआ करता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ऐसा कुछ चाइल्ड मैरिज का कोई है नहीं। और साथ में विडो रिमैरेज का भी प्रावधान थे, जिसमें नियागा बहुत फेमस हुआ करते थे। नियागा का मतलब ये है कि किसी महिला का पति मर जाता है तो उनके जो भाई हैं, यंगर ब्रदर हैं, उनसे शादी कर लेती थी उस महिला। तो इस तरह से विडो का, जो विधवा का पुनर्विवाह हो जाता था, और इस विधि को नियोगा विधि कहते हैं। इस दौरान भी ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये बातें सामने आती है कि अल्कोहलिक ड्रग्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते थे इस टाइम पीरियड में, जैसे कि सोमरस वगैरह ये सब। तो ये सूरा, सोम, ये सब इस्तेमाल होते थे। गाय के बारे में ऐसी बातें, चूंकि ऋग्वेदिक काल में गाय सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और गाय को मारना बहुत अपराध है, इसलिए गाय बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू था उस टाइम पीरियड में, तो गाय का ही था। धर्म की बात करें तो धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड के रूप में था, पहला स्थान तो इंद्र का था। इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट गॉड हुआ करते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड इन द पीरियड ऑफ ऋग्वेदिक। उसके बाद अग्नि का स्थान आता था, और उसके बाद वरुण। तो तीन सबसे इम्पोर्टेंट गॉड के रूप में ऋग्वेदिक पीरियड में था, तो था इंद्र, अग्नि, वरुण, और सबसे ज़्यादा इंद्र, उसके बाद अग्नि। तो ये बातें याद रखनी है। और इसी इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में छीन लिया जाता है। इसके जगह पर दूसरे पशुपति आ जाते हैं, इसका मैं डिस्कशन करूंगा आगे जा करके। तो फिर हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमी में ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर कोई कॉइन, जो सिक्के जैसे वगैरह चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो ऐसा लगता है कि सिक्के अननोन थे लोगों के लिए। और जैसा कि पता है कि एरिया रूरल हुआ करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन था, और आगे हम बढ़ते हैं तो और डेवलपमेंट होने चाहिए, लेकिन हम दोबारा से रूरल में आए। और एनिमल का डोमेस्टिकेशन, जो पशुपालन की मतलब मुख्य पेशा था, जीवन यापन का तरीका था। और इस टाइम में सेडेंटरी लाइफ नहीं थे, घूम घूम करके लाइफ जीना होता था, एक तरह से आदिवासी की तरह। मतलब एक तो ग्रामीण है, पशुपालन है, और एक जगह नहीं रह पा रहा है, तो जगह बदल रहा है। और इस तरह से काफ़ी सिंपल और साधारण लाइफ हुआ करती थी, सोसाइटी में भी सब कुछ अच्छा था, वुमेन की भी स्थिति अच्छी थी।
और वहाँ पर सर्जरी के भी एक्सपर्ट हुआ करते थे उस समय और मतलब वहाँ पर उस टाइम पीरियड में ये रोग वगैरह के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी हुआ करती थी। तो इस तरह से ऋग वैदिक पीरियड हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हम लेटर वैदिक पीरियड। ओके।